हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो में जो है हम लोग बाल विकास से संबंधित जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा व्यवहारवादी है जिसने कहा था कि अन्य व्यवहारों की तरह जो है भाषा भी जो है क्रिया प्रसूत अनुबंध द्वारा सीखी जाती है। जो इसका ऑप्शन है वो है स्किनर, पहला ऑप्शन है, दूसरा है वाटसन, तीसरा है गुथरी और चौथा है थॉर्नडाइक। तो जो इसका ऑप्शन एक है स्किनर, ये सही है। इसका व्याख्या है कि प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार भाषा विकास का भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि स्किनर महोदय के अनुसार जो है किसी चीज़ को बार बार करने से जो है उसमें मैच्योरिटी आ जाता है और उसके बाद क्या है उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो भाषा के विकास में भी जो है यही चीज़ होता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करें तो उसको सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसका ऑप्शन है, पहला है बहुलक, दूसरा है प्रसार, तीसरा है मध्यांक, चौथा है मध्यमान। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रसार। प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है। इसका व्याख्या है कि किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें निम्न है। पहला है मध्य, उसके बाद दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। प्रसार यानी कि जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसलिए याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें कौन कौन सी है। तो ये पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। अगला प्रश्न है कि अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसको जो हम लोग बार बार इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, इसका सही आंसर जो है वो है थॉर्नडाइक। और जो इसका व्याख्या है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत जो है प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या चयन एवं संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इसी सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। तो जिसका ऑप्शन है, पहला है अनुपात, दूसरा है नामिक, तीसरा है क्रमिक और चौथा है अंतराल। तो जो इसका सही आंसर है वो है अनुपात। इसका व्याख्या है कि मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि है, जिसमें दो या उससे अधिक जो है तथ्यों को मापन के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन है, पहला है TAT, दूसरा है प्रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, तीसरा है शब्द सहचर्य परीक्षण, चौथा है 16PF परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ वाला है 16PF परीक्षण जो है व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। इसका व्याख्या है कि प्रक्षेपी परीक्षण वो परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे प्रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT तथा शब्द सहचर्य परीक्षण। जबकि 16PF परीक्षण जो है अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति के सामने
प्रश्नों को रखा जाता है तथा उसका जवाब प्रश्नों के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या जो है 164 होती है। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस है, पहला मैस्लो, दूसरा है वाटसन, तीसरा है कोहलर, चौथा है पावलोव। जो इसका सही आंसर है वो है मैस्लो। इसका व्याख्या है कि वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिससे मनुष्य अभिप्रेरित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? इसका ऑप्शन है, पहला है एड्रीनल ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, चौथा है पीयूष ग्रंथि। तो जो इसका सही आंसर है वो है पीयूष ग्रंथि। इसका व्याख्या है कि पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण एवं निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन है फ्राइड, दूसरा है यूंग, तीसरा है एडलर, चौथा है स्लेविन। इसका जो सही आंसर है यूंग के द्वारा जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। व्याख्या है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक यूंग के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक यूंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हम मन एवं व्यवहार में तो होती है परंतु सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होती है। किसी विशेष परिस्थिति में वह प्रदर्शित होती है। सम्मान, आत्मानुभूति, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, डैश का उदाहरण है। ऑप्शंस है, पहला प्रतिगमन, दूसरा है दमन, तीसरा है युक्तिकरण, चौथा है प्रतिक्रिया निर्माण। जो इसका सही आंसर है वो है युक्तिकरण। इसका व्याख्या है कि अंगूर खट्टे हैं वाक्य युक्तिकरण का उदाहरण है। युक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिगम का क्रिया प्रसुप्त अनुबंध सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया था। तो जो इसका ऑप्शन है, पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है टॉलमैन, चौथा है स्किनर। तो जो इसका सही आंसर है वो है स्किनर के द्वारा जो है अधिगम का क्रिया प्रसुप्त अनुबंध सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ डैश के बीच में होती है। ऑप्शंस है, पहला है 70 से 89 के बीच में, दूसरा है 50 से 59 के बीच में, तीसरा है 90 से 109 के बीच में, चौथा है 110 से 129 के बीच में। तो जो इसका सही आंसर है वो है 90 से 109 के बीच में। व्याख्या दिया गया है कि साइमन बीने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिका तैयार की। बुद्धिलब्धि बालक 130 से अधिक, प्रतिभाशाली 81 से 90, मंद बुद्धि 121 से 30, प्रखर बुद्धि 70 से 80 और अल्प बुद्धि 110 से 120, तीव्र बुद्धि 71 से कम, जड़ बुद्धि 91 से 110 जो है सामान्य बुद्धि है। ये तालिका जो है इसको थोड़ा सा जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें कैसे कैसे दिया गया है। IQ लेवल को 130 से अधिक जो है वो प्रतिभाशाली में आएगा और 91 से 110 के बीच का जो है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा।
अगला प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया के प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। ऑप्शंस है, पहला है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, दूसरा है अभ्यास द्वारा सीखना, तीसरा है निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा, चौथा है पुरस्कार द्वारा सीखना। तो जो इसका सही आंसर है वो है निरीक्षणात्मक, यानी कि निरीक्षण करके सीखना। व्याख्या है कि अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, जिससे बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उसी तरह व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इसका ऑप्शन है, पहला है पूर्व संक्रिया अवस्था, दूसरा है संवेदनात्मक गामक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिय अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रिय अवस्था। तो जिसका सही आंसर है वो है औपचारिक संक्रिय अवस्था। इसका व्याख्या है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है ये बताया था। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष के बीच का तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 14 वर्ष तक है। और चतुर्थ अवस्था जो है बालक में चिंतन में पूर्ण प्रबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, डैश जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है? इसका ऑप्शन है, पहला है निरंतरता, दूसरा है समानता, तीसरा है वंशानुक्रम, चौथा है युत्सुकता। तो इसका सही आंसर है वो है वंशानुक्रम। इसका जो व्याख्या है, अनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। वी.एन. झा के अनुसार जो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन है, पहला है मार्गनातिकरण, दूसरा है सहसंबंध, तीसरा है विलयन और चौथा है नवीनीकरण। जो इसका सही आंसर है वो है मार्गनातिकरण, अर्थात पुनर्निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका सही आंसर पहला है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रत्ययों का बनते रहना डैश एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन है, पहला है अनियमित, दूसरा है विषम, तीसरा है सामयिक, चौथा है संचयी। जिसका सही आंसर है वो है संचयी। संचयी जो है प्रत्ययों का बनते रहना का एक प्रक्रिया है। इसका व्याख्या है कि प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य इकट्ठा या संग्रह करना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन है, पहला पुनरावृत्ति का अभाव, दूसरा है मानसिक द्वंद्व, तीसरा है सीखने की मात्रा, चौथा है शिक्षक की योग्यता। तो जो इसमें ऑप्शन 4 जो होगा वो शिक्षक की योग्यता जो है उससे भूलने का कोई संबंध नहीं होता है। व्याख्या है कि अधिगम क्रिया के अंतर्गत बालक में भूलने की प्रवृत्ति उनमें उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दोष के कारण होती है, जैसे मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा अधिकता की स्थिति में बालक के भूलने के कारणों में से किसी भी प्रकार से जो है शिक्षक का योगदान नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन जो 1904 के अनुसार जो है तर्क की क्षमता एवं समस्या समाधान की क्षमता कहलाती है। यानी कि स्पीयरमैन जो 1904 में कहा था कि तर्क की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जो है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है जी कारक, दूसरा है एस कारक, तीसरा है विशिष्ट बुद्धि, चौथा है सांस्कृतिक बुद्धि। तो जिसका सही आंसर है वो है जी कारक। व्याख्या है इसका कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना दो कारकों से मिलकर बनी है। पहला है सामान्य योग्यता कारक, जिसको कि जी फैक्टर कहा जाता है। दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक, जिसको कि एस फैक्टर कहा जाता है। जी फैक्टर यानी कि जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में जो है प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण ही जो है तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है कि पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर जो है होना चाहिए? ऑप्शंस है, पहला शारीरिक क्षमता पर, दूसरा है शिक्षण तकनीक पर, तीसरा है व्यक्तिक भिन्नता पर, चौथा है पारिवारिक स्थिति पर। तो जो इसका सही आंसर वो है तीसरा, व्यक्तिक भिन्नता पर जो है विशेष करके ध्यान होना चाहिए। पढ़ाते समय समान कक्षा में शिक्षक की सर्वाधिक ध्यान जो है कक्षा में बैठे बालकों की व्यक्तिक भिन्नता पर देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर जो है अलग अलग होता है। साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भी जो है भिन्न होती है, जिस कारण बालकों में जो है अधिगम क्षमता भिन्न भिन्न पाई जाती है। यानी कि इन सभी कारकों से जो है, जैसे कि उसमें व्यक्तिक भिन्नता, उसमें मतलब कहने का मतलब है कि बालकों की बुद्धि क्षमता का स्तर भी जो है अलग अलग होता है, वो अलग अलग वातावरण से भी आते हैं, इसलिए जो इसमें सीखने की क्षमता जो है वो भिन्नता होती है। अतः अध्यापक को जो है इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के अधिगम क्षमता के अनुसार अधिगम कार्य किया जा सके और सभी बालकों का समान रूप से विकास हो। अगला प्रश्न है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शंस है, पहला स्पीयरमैन, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है जड़, चौथा है गिलफोर्ड। तो जो इसका सही आंसर है वो है पहला स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना के दो तत्वों से मिलकर बना है। पहला है सामान्य योग्यता कारक, दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक, जो कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ऑप्शंस है, पहला विस्मृति, दूसरा है पुनः स्मरण, तीसरा है संवेदना, चौथा है स्मृति। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा विस्मृति, यानी कि भूलना। सीखी हुई बातों को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है, जिससे कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है, और इस दोष को विस्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस है, पहला है समायोजन, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है संवेदना, चौथा है चरित्र। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा व्यक्तित्व। व्याख्या है कि व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्था जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य का निर्धारण करता है वह व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति के विकास में उसके व्यक्तित्व एवं उसके वातावरण का मुख्य योगदान होता है। व्यक्ति का विकास जो है वंशानुक्रम से निर्धारित होता है। BN झा के अनुसार जो है वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। अगला प्रश्न है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं।
जबकि सामान्य महिला में डैश होता है। यानी कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? पहला है एक्स वाई वाई गुणसूत्र, दूसरा है एक्स एक्स गुणसूत्र, तीसरा है ट्रिपल एक्स गुणसूत्र, चौथा है एक्स गुणसूत्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है एक्स एक्स गुणसूत्र। ये तो हम लोग जो है जानते ही हैं बायोलॉजी से। सामान्य पुरुष में जो है एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों से जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक, जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शंस है बहुलक, दूसरा है मध्यमांक, तीसरा है मध्यांक, चौथा है मानक विचलन। तो जो इसका सही आंसर है वो है मध्यांक। इसका व्याख्या है कि प्राप्तांकों के समूह को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर उस समूह के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। माना समूह में प्राप्तांकों की संख्या n हो तो मध्यांक जो होगा 2n पद होगा। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में डैश एक विधि है। पहला है स्तंभाकृत, दूसरा है आकृति, तीसरा है गुफकाक्षरकृति और चौथा है स्वलिखित आकृति। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला स्तंभाकृति। इसका व्याख्या है कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित की गई विधियां होती है, जैसे पाई चार्ट, स्तंभाकृति तथा वेन आरेख। ये इसका सही आंसर है। बाकी जो यहाँ व्याख्या दिया गया है वो दूसरा प्रश्न का दिया गया है, इसलिए इसको नहीं देखना है। तो इस तरह से जो है हम लोग करीब करीब जो है 25 प्रश्नों को जो है इस वीडियो में किए हैं। इसके आगे भी जो है ये सीरीज जारी रहेगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लाइक, डिसलाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।